जानकारी देने, जागरूक करने और हर मुद्दे पर नए नजरिए से सोचने की हिम्मत देने वाली खबरों के खास शो के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। चुनाव होता है तो आचार संहिता लागू होती है। कुछ नेता गलती से नियम तोड़ देते हैं और कुछ नेता जानबूझकर आचार संहिता तोड़ते हैं। आज बात उसी चुनाव आचार संहिता की, जिसका नेताओं ने अपने बयानों, अपनी हरकतों से अचार डाल दिया है। देश के दो बड़े नेताओं को आज चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। पूछा है क्यों ना आप पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और गोवा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चुनाव आचार संहिता तोड़ने का आरोप है। कैसे हर नेता अपने शर्मनाक बयानों का तेल मसाला डालकर जनता को चुभने वाली बातों की मिर्च लगाकर आचार संहिता का अचार डाल दे रहे हैं, दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस सक्रिय है। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, रुपयों की गिनती की जा रही है। देखा जा रहा है कहीं कोई ज्यादा रुपए लेकर इधर से उधर तो नहीं हो रहा। नोट कहाँ से हैं? कहाँ रखे हो नोट? इसके पूरे रुपए काउंट करो, कितने रुपए? 50,000 रुपए अगर ज्यादा हो तो पकड़ के चलो। आम आदमी चुनाव आचार संहिता के इस चक्कर में नियमों के भीतर कसा जा रहा है, लेकिन नेताओं ने तो आचार संहिता का अचार बना डाला है। देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, साक्षी महाराज जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू है, उसी सूबे में 6 जनवरी को मेरठ में संतों के मंच से धर्म विशेष के खिलाफ भगवाधारी साक्षी महाराज ने बयान दिया। अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। 11 जनवरी तक जवाब मांगा है, लेकिन साक्षी महाराज का भरोसा इस बात पर शायद ज्यादा है कि आचार संहिता तो अचार डालने के लिए ही बनती है। मुझे इंग्लिश में नोटिस मिला और आज ही मिला है, और इंग्लिश में जानता नहीं हूं। चुनाव आचार संहिता कहती है कि नेता मतदाता को रिश्वत देकर वोट नहीं मांग सकता, लेकिन अपनी शर्ट सबसे ज्यादा सफेद बताने वाले केजरीवाल गोवा में कैसे आचार संहिता का ये नियम भूल गए, आप भी सुनिए। चुनाव आ गए, पैसा देने आएंगे, आते हैं कि नहीं पैसा देने? ये लोग पैसा देने आएंगे, बीजेपी वाले पैसा देने आएंगे, कांग्रेस वाले। मना मत करना, ले लेना, सबसे ले लेना, और जो नहीं आए उनके दफ्तर जाके ले लेना, और नए नोट लेना, पुराने वाले मत लेना। बीजेपी की शिकायत पर केजरीवाल से भी चुनाव आयोग ने सफाई मांगी है। साक्षी महाराज से भी जवाब मांगा गया, लेकिन होगा क्या और होता क्या रहा, अब वो समझ लीजिए। चुनाव आयोग नोटिस भेज देता है, इसके बदले में नेता नोटिस का जवाब दे देंगे। चुनाव आयोग फिर ज्यादा से ज्यादा जवाब से संतुष्ट ना होने पर चेतावनी या निंदा जैसी नैतिक कार्रवाई कर देगा। लेकिन चेतावनी और निंदा जैसे दागों से नेता डरते कहां हैं? इसके बाद चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज करने को कहे भी तो नेता अपने खिलाफ एफआईआर को चुनावी हथियार बना लेते हैं। नॉर्मली वार्निंग दे देते हैं, उससे ज़्यादा तो क्या प्रक्रिया होती है और किस तरह की जाती है? ये ऑफिशियली उनको राइटिंग में वो मांगा जाता है, नोटिस इशू किया जाता है, और जो डिफ़ॉल्टर है उनको राइटिंग में ही अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। नेताओं को चुनाव आचार संहिता टूटने की सूरत में डर तब लगेगा जब वो चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाए, और ऐसा तभी मुमकिन है जब चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोई अदालत कम से कम 2 साल की सज़ा सुनाए। लेकिन आज तक चुनाव आचार संहिता तोड़ने के मामले में 2 साल तो क्या 2 दिन की सज़ा भी नहीं हुई है। इसलिए नेता आचार संहिता का बड़े आराम से अचार डाल देते हैं। और देखिए, आज उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ भी चुनाव आचार संहिता तोड़ने पर केस दर्ज किया गया, लेकिन आखिर में होगा क्या, सब जानते हैं।
आखिर क्यों आचार संहिता तोड़ने वाले आसानी से बच जाते हैं, अब इसे बड़े ही सरल शब्दों में हम आपको बताने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा। दरअसल चुनाव आयोग की सक्रिय भूमिका किसी चुनाव में आचार संहिता के प्रभावी होने के दिन से शुरू होती है। मतगणना खत्म होने के दिन जैसे ही आचार संहिता हटती है, वैसे ही उसकी सक्रिय भूमिका खत्म हो जाती है। नेताओं के खिलाफ आचार संहिता तोड़ने की पुलिस जांच इतनी धीमी रफ्तार से चलती है कि आचार संहिता ही खत्म हो जाती है और ठीक उसके बाद शुरू हो जाता है सियासी दबाव का खेल। ज्यादातर मामलों में तो सबूत के अभाव में थानों से ही फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है और अगर कुछ मामलों में पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल भी कर देती है तो फिर अदालतों में तारीख पर तारीख के खेल में गवाह और सबूत सब बिखर के रखे जाते हैं और अदालतों के पास भी नेताओं को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बाइज्जत रिहा करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। तो यही वजह है 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान आप जानकर हैरान होंगे कि चुनाव आचार संहिता तोड़ने के 1059 मामले नेताओं पर दर्ज तो किए गए, लेकिन सजा किसी को भी नहीं मिली। अब आपको यह ध्यान देना होगा कि जो नेता चुनाव आचार संहिता तोड़कर वोट मांग रहा है, वो आगे जनता के हित के नियम भी सिर्फ अपने फायदे के लिए तोड़ सकता है। चुनाव आचार संहिता का अचार डाल दिया। आखिर चुनाव आचार संहिता होती क्या है, देश में ये पहली बार कब, कहां, कैसे लागू हुई, इसकी भी जानकारी रिसर्च के बाद हमने खास आपके लिए निकाली। देखिए गौर से। देश में आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरल के विधानसभा से हुई थी। 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव से। इसके बाद 1962 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के नियम सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बता दिए गए। फिर 1991 में आचार संहिता को देश में पहली बार बड़ी मजबूती दी गई। 1994 में चुनाव आयोग ने आचार संहिता तोड़ने पर पार्टी की मान्यता तक रद्द करने का नियम बनाया। अगर आज के नियमों की बात करें तो चुनाव आचार संहिता कहती है कि पार्टी या प्रत्याशी दो धर्मों को बांटने वाली बात नहीं कर सकता, वोट के लिए जाति धर्म पर आधारित बात नहीं बोल सकता, वोटर को रिश्वत देकर डरा धमकाकर वोट नहीं मांग सकता, किसी भी पब्लिक मीटिंग जुलूस से पहले पार्टी प्रत्याशी को स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेनी होगी, सत्ताधारी पार्टी सरकारी दौरे को चुनावी इस्तेमाल में नहीं ला सकती है, सरकारी इमारत, गाड़ी, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन नियम कितने हैं आपने देख लिया। बावजूद इसके पैसे से, शराब से, नेताओं के बयानों से आदर्श आचार संहिता हर चुनाव में तोड़ी जा रही। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से आइए आपको यह भी बता देते हैं। अगर आपके इलाके में कोई नेता चुनाव आचार संहिता तोड़ता दिखता है तो आप उसकी शिकायत 1950 नंबर पर फोन या एसएमएस के जरिए सीधे चुनाव आयोग से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके क्षेत्र में प्रत्याशी तय लिमिट से ज्यादा चुनावी खर्च कर रहा है तो आप 1800-180-655 पर फोन करके आयकर विभाग से भी शिकायत कर सकते हैं। तो हमें यकीन है कि आप स्वच्छ चुनाव के सिपाही जरूर बनेंगे। और अब अपनी खबर के अगले हिस्से पर आते हैं। आचार संहिता सिर्फ चुनाव में क्यों रहे, देश के हर नेता के लिए हमेशा क्यों नहीं एक आचार संहिता होनी चाहिए? ये सवाल आपके दिमाग में उठाने की आज एक खास वजह है, उसे इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम के लिए आज अपने गृहनगर में मौजूद प्रधानमंत्री ने अपनी मां के पास जाकर आशीर्वाद लिया, अपनी मां से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, आज मैंने योग नहीं किया, मैं अपनी मां से मिलने गया था। सुबह होने से पहले मां के साथ नाश्ता किया, उनके साथ समय गुजारकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी मां से मिलते हैं तो क्या इस पर भी राजनीति होनी चाहिए? आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। सियासत हुई, भरपूर हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के ट्वीट पर अपना सियासी रीट्वीट किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और लिखा
कि वो भी अपनी मां के साथ रहते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटते। क्या विरोध का मतलब निजी मामलों में भी सियासत करना है? सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलते हैं तो इसमें केजरीवाल ने सियासत करके जनता से कौन से हित की बात कही है? हालांकि देश में सियासी आचार संहिता तोड़ने की लंबी फहरिस्त है। राहुल गांधी छुट्टी पर जाते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता चुटकियां लेते हैं। नोटबंदी के मुद्दे पर ओवैसी मुस्लिम रंग चढ़ाने लगते हैं। यूपी में गैंगरेप होता है, मुलायम आजम शर्मनाक बयान देते हैं। लड़कियों के पहनावे पर अबू आजमी बेहूदी टिप्पणी करते हैं। लालू यादव धार्मिक कार्यक्रम में जमीन पर बैठते हैं तो पार्टी मुद्दा बना देती है। सवाल यही है, क्या देश में सियासत की भी एक आचार संहिता ना हो? क्या जिम्मेदार नेता गैर जिम्मेदार बयान दें तो उन पर रोक नहीं लगनी चाहिए? तो हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि बिहार में एक विधायक छोटी बच्चियों से एक संदिग्ध मौत को लेकर ओछी बातें करने लगा। उनकी बातें बेहद शर्मनाक, लेकिन जनता के चुने हुए नेता की सोच दिखाना बेहद जरूरी है। तुमको लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ? किसके साथ कैसे था? ब्लड कहाँ से आया? ब्लड मतलब शरीर से ही था। सत्ता के नशे में इंसान कितनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, ये सवाल जवाब इसकी मिसाल है। मामला बिहार के वैशाली का है, जहां हॉस्टल में एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत होती है। मरने वाली छात्रा से गैंगरेप की आशंका के बाद विधायक महोदय की एंट्री हुई और वो हॉस्टल की छात्राओं पर बेहुदे सवालों की बारिश कर देते हैं। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, जो तुम बताई कि इधर से इधर विधायक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस छात्रा से वो ऐसे गंदे सवाल पूछ रहे हैं वो उनके नाती पोतियों की उम्र की होगी। बेशर्म सवालों पर छात्रा झिझक कर नजरें नीचे कर लेती हैं, लेकिन विधायक महोदय नहीं थमते और एक के बाद एक बेहुदे सवाल पूछते जाते हैं। तो समझदारी है कि उसके साथ गलत बात है। सर इतना हम नहीं कर सकते इतना, लेकिन हम लोग उसको उठाए तो बहुत सारा ब्लड था। इस पूरे वाकये में एक और हैरानी की बात यह है कि छात्रा से ये बेहुदी पूछताछ प्रिंसिपल के सामने हुई और वो भी विधायक से सुर में सुर मिलाती दिखी। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, मुंह से भी था और श्रीमान ललन पासवान चेनारी से रालोसपा के विधायक हैं, लेकिन पूछताछ में कदम रखते ही वो खुद को जेम्स बॉन्ड समझने लगे। छात्रा से पूछताछ के बाद विधायक महोदय ने स्कूल प्रशासन पर धौंस जमाने की कोशिश की और यहाँ तक कह गए कि विधानसभा में नीतीश कुमार की खाल उतरवा देंगे। मेरी बात सुनिए, बकसने की बात नहीं है। मैं तो थोड़ा दूसरे टाइम का आदमी, विधानसभा में नीतीश कुमार का बुखार उतारूंगा। विधायक महोदय यही नहीं रुके, कहने लगे कि अगर उन्हें जांच का मौका दिया गया तो वो इस मामले का पर्दाफाश कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को मासूम बच्चियों से ऐसे सवाल पूछने का हक किसने दिया? क्या विधायक बनने पर किसी से भी कुछ भी पूछने का हक मिल जाता है? और क्या ऐसे बेहुदे नेताओं की नेतागिरी का लाइसेंस जब्त नहीं होना चाहिए? बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव का वायरल वीडियो आपने भी देखा होगा। देश में उसी वीडियो पर लंबी चौड़ी बहस छिड़ी हुई, लेकिन हम आपको उस बहस के अगले राउंड में ले जाना चाहते हैं, जहां देशवासियों की रक्षा करने वाला जवान दुश्मन से नहीं बल्कि मच्छरों से डर रहा है, मर रहा है। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना
कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव के इस वीडियो ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उनका ये संदेश सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैला है। हर मिनट 4,410 लोग इस मैसेज को देख रहे हैं। ऐसा पिछले 48 घंटे से लगातार हो रहा है। ये वीडियो 48 घंटे में 1,27,00,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। 42 लाख से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है। तेज बहादुर ने फेसबुक पर 4 वीडियो पोस्ट किए थे। यह आंकड़ा सिर्फ फेसबुक का है। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो वायरल हो चुका है। इस वीडियो के वायरल होने की बड़ी वजह है सैनिकों के लिए हर भारतीय के दिल में सम्मान, क्योंकि सियाचिन हो या फिर जैसलमेर, मुस्कुराहट के साथ हमारे जवान सब कुछ झेल जाते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जवानों को दुश्मन से ज्यादा अपनों से डर लगता है। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हैं। जंग के मैदान से मुकाबले में हमारे जवान बीमारी और सुसाइड से ज्यादा मरते हैं। 2014 में 1,232 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की मौत हुई, जिसमें बीमारी से 316, सुसाइड से 175 मौत, दिल का दौरा पड़ने से 117, प्राकृतिक आपदा से 103, एक दूसरे से लड़ाई में 12 की मौत हुई। पूरे देश में सीआरपीएफ के जवान माओवादियों से लोहा लेते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने 207 जवानों को दुश्मन की गोलियों से नहीं बल्कि आत्महत्या से खोया। देश भर में माओवादियों से लड़ते हुए सीआरपीएफ के 345 जवान और अफसर मारे गए, लेकिन 102 जवानों की मौत तो सिर्फ मच्छर काटने के कारण हुई और दिल की बीमारी के कारण 614 जवानों की जान चली गई। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि असली दुश्मन माओवादी या आतंकी नहीं, बल्कि वो दुश्मन हैं जो हमारे सिस्टम में रहकर हमारे जवानों का हक मार रहे हैं। यानी जो बात बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने कही, उसे सिरे से खारिज करना संभव नहीं है। सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहती, क्योंकि सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। एक और आंकड़ा देखिए। रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने 2015 में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिमालय की चोटियों पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए 4,47,000 स्की मास्क, 2,17,388 हाई एंकल बूट, 1,86,138 बुलेट प्रूफ जैकेट, 13,09,092 लेस वाले ब्राउन कैनवस रबर सोल शूज और 1,26,270 मच्छरदानियों की कमी है। जाहिर है हमारे जवानों को दुश्मन के साथ साथ सरकारी उदासीनता, अफसरशाही और जरूरी चीजों की कमी से एक साथ जूझना पड़ता है। ये वायरल वीडियो शायद उसी घुटन का एक नमूना है। और अब आपकी सेहत को लेकर खबरदार करने वाली खबर। जो नमक हमारे खाने को टेस्टी बनाता है, वो हमारे लिए बेहद जानलेवा हो गया है। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। नमक को लेकर ऐसे फिल्मी डायलॉग पर आपने भी जमकर तालियां बजाई होंगी, लेकिन अब नमक को लेकर हम भारतीयों को संजीदा होने की जरूरत है। इसकी वजह जान दीजिए। भारत में हर साल 23 लाख लोग दिल की बीमारियों से मर रहे हैं और इसकी बड़ी वजह खाने में बढ़ता नमक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक हमें रोजाना 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन अमेरिकी हार्ट जनरल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हम भारतीय रोजाना इससे 2 गुना नमक खाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा में लोग रोज 9.25 ग्राम नमक खाते हैं, जो तय मात्रा से 89% ज्यादा है। वहीं आंध्र प्रदेश में स्थिति ज्यादा खतरनाक है। वहां लोग हर रोज लगभग 11.25 ग्राम नमक खाते हैं, जो तय मात्रा से 108% ज्यादा है। रिपोर्ट में दिलचस्प बात यह थी कि पुरुष महिलाओं से ज्यादा नमक खा रहे हैं। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश में महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा मोटे होते हैं। ज्यादा नमक हमारे लिए कैसे नुकसानदेह है वो भी जान लीजिए। नमक ज्यादा खाने वालों को खूब प्यास लगती है,
क्योंकि नमक में मौजूद सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। शरीर में ज्यादा पानी रुकने से हमारे खून का आयरन बढ़ता है। इससे धमनियों पर दबाव बढ़ता है। हमारे दिल को भी खून की ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है। इससे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और हम ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं। दबाव के कारण धमनियों की दीवारें फैलती हैं, उनमें सूजन पैदा होती है और फिर कोलेस्ट्रॉल जमने से वो धीरे धीरे जाम होने लगती है, जिससे दिल और किडनी की बीमारियों के साथ लकवे का अटैक भी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक हम भारतीयों को घर के अलावा बाहर के खाने पीने में भी नमक पर कंट्रोल करने की जरूरत है। दरअसल बाजार में खाने पीने की जो रेडीमेड चीजें मिलती हैं, उनमें टेस्ट बढ़ाने के लिए नमक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है। जाहिर है, जान बचानी है तो आपको नमक की कसम खानी होगी कि ज्यादा नमक नहीं खाएंगे।